हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट में जो पार्ट थर्ड है। ओके, पार्ट थर्ड, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। तो 1830 से 1838 के बीच में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, और इस पर्टिकुलर युग को यूरोप के जो पर्सपेक्टिव में जब आप देखेंगे तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है एज ऑफ रेवोल्यूशन। एज ऑफ रेवोल्यूशन मतलब क्रांति का युग। ओके, एज मीन्स क्या होता है? युग होता है। और रेवोल्यूशंस मीन्स क्या होती है? क्रांतियाँ। तो मतलब कई सारी क्रांतियाँ हुई, तो उन्हीं से रिलेटेड चैप्टर है। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एज अ कंजर्वेटिव रिजीम्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर। तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द जो हम सीखेंगे वो है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है रूढ़िवादी। ओके, रूढ़िवादी का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रोग्रेसिव नहीं है थॉट के मामले में, सोच के मामले में। उसे लगता है कि जो पुराने आचार विचार हैं, रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, अगर हम उसे ही फॉलो करें तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। इसी चीज़ को, इसी सोच को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिज़म बोलते हैं। और इसको जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें कंजर्वेटिव कहा जाता है। तो कंजर्वेटिव रिजीम, रिजीम का मतलब क्या होता है? शासन। तो ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करने का प्रयास किया। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशंस इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप सच एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट। लेकिन ये जो कंजर्वेटिव आइडियाज़ थे, रिचुअल्स थे, कस्टम्स थे, जिस तरीके से ये भी हावी था, उसी के साथ साथ लिबरलिज्म, जिसे मैंने आपको कल बताया, कल की क्लास में, उदारवादी जिसे कहा जाता है, सबका साथ सबका विकास वाली बात है। और नेशनलिज्म यानी कि एज अ एज अ एज अ सिटीजन ऑफ अ स्टेट और अ कंट्री, जब आपका पार्टिसिपेशन होता है इक्वल राइट्स के लिए, इक्वल डिमांड्स होती हैं, तो वो आपको किस तरफ ले जाती हैं? नेशनलिज्म की तरफ ले जाती हैं। द प्रोविंस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर जिसे आप टर्किश एम्पायर के नाम से भी जानते हैं, एक टाइम जो है विश्व का ये सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। ओके, ब्रिटिश एम्पायर से पहले जो विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है उसी को तुर्की साम्राज्य या ऑटोमन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। आयरलैंड भी और पोलैंड, इन लोगों ने भी काफ़ी मतलब विस्तार किया। दीज रेवोल्यूशंस वे लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलीट। तो ये जो क्रांति हुई उनको लीड किसने किया? तो लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलीट। यहाँ पे ये शब्द काफ़ी भारी है। एजुकेटेड का मतलब है, एक तो ये पढ़े लिखे थे, ठीक है। दूसरा, मिडिल का मतलब होता है मध्यवर्गीय। मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना तो बहुत ज़्यादा रिच होती है, ना ही बहुत गरीब होती है। ओके, क्लास का मतलब होता है वर्ग, और एलीट का मतलब क्या होता है? एलीट बेसिकली होते हैं रिच। ओके, जिनके पास पैसे होते हैं और वो बेहतर स्थिति में होते हैं उन्हें एलीट कहा जाता है। ब्लू ब्लड भी इन्हें कहा जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? ब्लू ब्लड भी बोला जाता है इन्हें। ओके, तो कॉमर्शियल्स मिडिल क्लास ये जो थे, इसमें से ये इस तरीके के जो मिडिल क्लास के लोग थे उनमें से प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क वगैरह हैं, मेंबर्स ऑफ कॉमर्शियल मिडिल क्लास। इन्हीं को मध्यम मार्गी क्या बोला जाता है? परिवार या फैमिलीज की संज्ञा दी जाती है। तो द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। तो 1830 में पहली बार एक क्या होता है? उत्थान होता है फ्रांस में जुलाई में। द बॉर्बन किंग्स, यहाँ पे जो वंश है जिसका नाम क्या है? बॉर्बन्स, हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815। तो 1815 में जब वाटरलू का वॉर हो जाता है, किसका वॉर? वाटरलू का। जब वाटरलू का युद्ध हो जाता है तो नेपोलियन क्या होता है? इसमें हार जाता है। और फिर से क्या होती है कि जो एक लिबरल जो आइडियाज़ पे बेस्ड एक जो कंट्री का इस्टेब्लिशमेंट होना था उसका काम ख़त्म कर देते हैं। और कंजर्वेटिव लोग जो कि बॉर्बन बॉर्बन किंग्स हैं, ये लोग क्या करेंगे? वापस आ जाएंगे। वापस कहाँ आ जाते हैं? वापस आ जाते हैं शासन में। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है कि लिबरल रेवोल्यूशनरी इंस्टॉल ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोनार्की विद लुइस फिलिपे एट इट्स हेड व्हेन फ्रांस स्नीज मेटरनिक वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो लुइस फिलिपे के साथ जो है यहीं पे एक मेटरनिक ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसका मतलब ये था कि व्हेन फ्रांस स्नीज, जब फ्रांस जब छींकता है तो द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस ओल्ड। और क्या होता है? पूरा का पूरा यूरोप क्या होता है? बीमार हो जाता है। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड
sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands। और इसी के साथ क्या होता है, स्पार्क का मतलब क्या होता है, चिंगारी लग जाना, आग लग जाने से मतलब है। और ये ब्रसल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है, और ये ब्रेकिंग हो जाता है कहाँ से, यूके और नीदरलैंड से। ओके, एन इवेंट दैट मोबिलाइज द नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड इलीट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसी के साथ क्या होता है, यूरोप में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि शुरू हो जाता है। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। तो ग्रीस जो है क्या है, ऑटोमन एम्पायर जो है, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। अंडर में था मतलब कब्जे में था या उसके क्षेत्र में था, क्योंकि ये बाल्कन के करीब में ही कंट्री है, तो ये सब इनके प्रभाव में थे 15वीं शताब्दी में। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट अमंग्स द ग्रीक्स विच बिगेन इन 1821। अब 1821 में क्या हुआ, ग्रीक्स जो हैं अपनी स्वतंत्रता के लिए एकदम आतुर हो गए। उन्हें स्वतंत्रता किससे चाहिए थी, टर्क से चाहिए थी। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल, ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियन हु हैड सिंपथीज फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर। तो यहाँ पे क्या होगा कि ग्रीक्स जो आज़ाद होना चाहते थे किससे, ऑटोमन एम्पायर से, किससे, ऑटोमन एम्पायर से, उन्हें समर्थन भी मिला। किन लोगों से समर्थन मिला, उनको समर्थन उन लोगों से मिला जिन्होंने जिन्होंने पहले कभी प्रयास किया था और उन्हें बाहर निकाल दिया गया था ग्रीक से, तो जो एग्जाइल में थे। एग्जाइल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी अवस्था जब आप देश से दर बदर होते हैं या आपको निकाल दिया जाता है, जिसको आप वनवास की भी संज्ञा से समझ सकते हैं। ओके, पोइट्स आर्टिस्ट लाउडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। और यहाँ पे जो कवि थे, लेखक थे, उन्होंने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि आपकी एक अच्छी हिस्ट्री है। ग्रीक्स को, जो भी ग्रीक के जो लोग रहने वाले थे, उनको ये बताया कि आप लोगों की एक बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री है, आपका एक इतिहास है, आपका कल्चर है। आप एक मुस्लिम शासन के अंतर्गत कैसे रह सकते हैं, आप कैसे गुलामों की ज़िंदगी काट सकते हैं जिसने दुनिया को अपने कदमों पे झुका दिया। क्योंकि ग्रीक और मैसिडोनिया यही वो कंट्री हैं जहाँ पर से सिकंदर द ग्रेट जो है पूरे वर्ल्ड को कंकर करने के लिए, जीतने के लिए निकला था। मतलब ये क्या होता है कि जब पोइट्स और राइटर वगैरह जब लोगों को मोबिलाइज करने के लिए चीज़ें लिखती, तो उससे क्या होता है, उससे लोगों का मोराल बहुत बूस्ट होता है और वो लोग क्या करते हैं, अपनी क्रांति को तेज़ बढ़ा लेते हैं। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स लेटर वेंट टू फाइट इन वॉर। तो लॉर्ड बायरन जो थे इंग्लिश पोइट हैं, इन्होंने क्या किया, फंड भी ऑर्गेनाइज किया और बाद में वो युद्ध भी लड़ने गए। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, और 1824 में उनकी फीवर से मृत्यु हो गई। इवन आप ये देख रहे हो कि इंग्लिश पॉइंट हैं, वो कहाँ के हैं, वो इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड के हैं, लेकिन वो भी लड़ने गए। तो ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। और 1832 ग्रीक ग्रीक कंट्री के लिए ग्रीक कंट्री के लिए एक बहुत ही गोल्डन डे लेके आता है, सुनहरा दिन लेके आता है। और 1832 को तुर्किश तुर्किश एम्पायर से, एक ऑटोमन एम्पायर से एक संधि होती है, ट्रिटी होती है। ट्रिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली ट्रिटी का मतलब होता है एग्रीमेंट। ओके, एग्रीमेंट या अकॉर्ड भी कह सकते हैं, पैक्ट भी इसको आप कह सकते हैं, एक तरीके का समझौता होता है। तो 1832 में होता है ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और फिर उसके बाद क्या होता है, ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र, यानी कि एक स्वतंत्र राष्ट्र, राज्य का दर्जा मिल जाता है। किनसे, तुर्क लोगों से। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। और जब पहली बार किसी पड़ोसी कंट्री को जब स्वतंत्रता मिलती है, तो उसके साथ की कंट्रियों का जो ऑरा होता है या जो उनका मोटिवेशन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही चीज़ हम इस हेडिंग के तहत देखेंगे। तो रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड नेशनल फीलिंग। तो रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक जो मोहब्बत भरी जो कल्पना होती है, और नेशनल फीलिंग एक जो राष्ट्रवादी जो भावना होती है, उसमें किस तरीके की अब बढ़ोतरी हुई। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो राष्ट्रवादी प्रवृत्तियाँ हैं, क्या राष्ट्रवादी जो प्रवृत्तियाँ हैं, वो सिर्फ जो है युद्ध और ज़मीन पे या किसी देश पे कब्जा करने से नहीं आती है। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। जो संस्कृति होती है, रहने सहने का तरीका,
पढ़ाई, शिक्षा, एजुकेशन, ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, एक नेशनलिज्म को एम्पावर्ड करते हैं, मजबूत बनाते हैं। इसमें क्या चीज़ें आप इंक्लूड करोगे कल्चर के अंदर? पहली चीज़, अगर पेपर में कभी भी कल्चर पूछे तो आप क्या बताओगे? कल्चर में हमेशा बताओगे आर्ट, आर्ट बताओगे, पोइट्री बताओगे, ये सारी चीज़ें क्या है, ये कल्चर का हिस्सा है। स्टोरीज़, लोगों को इंस्पायर करने के लिए कहानियाँ लिखी जाती हैं, म्यूज़िक लिखे जाते हैं, म्यूज़िक कंपोज किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, और फिर उसके माध्यम से एक्सप्रेस किया जाता है कि आप अपने देश को कितना रिस्पेक्ट करते हो, अपने कल्चर को कितना रिस्पेक्ट करते हो। जैसे कि आप कोई भी नेशनलिज्म पे बेस्ड जब मूवी देखोगे तो उसमें देश और देश को लेके जो है ग्लोरिफिकेशन कराया जाता है, यही सारी चीज़ क्या होते हैं, नेशनलिज्म को पीक में ले जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं। ओके, let us look at romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment। तो यहाँ पे आपको जो है रोमांटिसिज्म जो है देखने को मिलेगा, जिसने कल्चरल मूवमेंट को क्या किया, बहुत तेज़ी से ग्रो किया, और जो राष्ट्रीय जो भावनाएं होती हैं, नेशनल सेंटिमेंट होती हैं, उसके साथ जोड़ दिया। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशंस ऑफ रीजन एंड साइंस। बहुत सारे क्या होते हैं कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते हैं, पोइट्स होते हैं, उनको क्या होता है, उनका मानना ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर जो चीज़ बताई जाए उसमें साइंस हो, उसमें लॉजिक हो, वो सही गलत हो। कभी कभी कुछ चीज़ें इससे भी ऊपर होती हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन एक एक टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि आप ये पेंटिंग देखिए, इस पेंटिंग में जो है सारे एंगल्स को जो है कैच किया गया है कि कैसे आप जो हैं एक साथ होते हैं। तो इसको बोला गया है मसाकर एट चियोस। इयोजिन डेलोक्रॉइक्स का ये जो है क्या है, उनकी पेंटिंग है। तो इसमें जो है फ्रेंच जो है बैकग्राउंड से कुछ आपको स्टोरी देखने को मिलेगी। एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑन इमोशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। और वो जो जो पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने जो है इमोशंस पे, भावनाओं पे फोकस किया, लोगों को प्रेरित करने वाली चीज़ों पे किया। मिस्टिकल फीलिंग्स, जो रहस्यमयी जो भावनाएं होती हैं, ओके, मिस्टिकल मीन्स होती है रहस्यमयी, रहस्यमयी जो भावनाएं होती हैं उन पे उन्होंने क्या किया, तरजीह दिया। देयर एफर्ट वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। उन्होंने पूरे देश के अंदर रहने वाले अलग अलग नस्ल, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि आपके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। आप एक देश के हैं, आप फ्रांस के हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ग्रीस के हैं, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप भारत के हैं, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अदर रोमांटिक्स सच एज द जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, ओके, 1744 में इनकी पैदाइश है और 1803 में इनकी डेथ हो गई, क्लेम्ड द ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल दैट्स वर्क। उनका कहना ये था कि जो रियल कल्चर है, कहाँ का, जर्मनी का, उसका जो है कॉमन पीपल डैश वर्क जो है वही सिर्फ क्या करते हैं, उन्होंने उसकी खोज की है, उसका पालन करते हैं। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री एंड फोक डांसेस। तो जो भी लोक नृत्य, लोक डांस हैं, ये जो ये सारी चीज़ें हैं, यही ट्रू स्पिरिट बनाती हैं किसकी, नेशन की। ये यहाँ पे जो लिखा है वॉकजिस्ट, ये दरअसल जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, राष्ट्र होता है। वॉज पॉपुलराइज, सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो अगर आपको अपने देश के लोगों को बांधना है तो उन्हें क्या बताएंगे, उन्हें आप राष्ट्रभक्ति की चीज़ें बताएंगे, देशभक्ति की चीज़ें बताएंगे, उन्हें ये बताएंगे कि आपके लिए आपका झंडा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपका रिलीजन सेकेंडरी है और आपका देश आपके लिए पहला है। तो आप जब भी कोई काम करेंगे, आप अपनी कंट्री को लेके क्या हो, तो एक तरीके का पैट्रियाटिक माहौल बनाने का पूरा प्रयास होगा। द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे एक अच्छा टर्म देखने को मिल रहा है, ये है वर्नाकुलर। ओके, वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है, वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी। ओके, देसी या स्थानीय। तो यहाँ पे ये बोला जाएगा कि जो विदेशी भाषाएं हैं उनका बहिष्कार करिए, और जो आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसमें आप चीज़ों को करिए, जिससे क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे। बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेजेस टू लार्ज ऑडियंस हु आर मोस्टली लिटरेट। और इतने सिंपल, इतने इजी, इतने सोबर शब्दों में जो है आपको चीज़ें आम लोगों तक पहुंचानी है कि इलिटरेट जो है, यानी कि जो गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, वो भी उन चीज़ों को समझ जाए। दिस वॉज स्पेशली इन द केस ऑफ पोलैंड। और ये क्या हुआ, स्पेशली ये मामला जो है पोलैंड में हो, विच हैज़ बीन
पार्टीशन एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। पोलैंड का क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था 18वीं शताब्दी में ग्रेट पावर्स रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया में। ओके, इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वेयर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। लेकिन क्या हुआ कि पोलैंड जो है अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया एज अ फ्री कंट्री फ्रॉम रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। बाद में क्या हुआ कि उनकी जो भी पेट्रियाटिक, नेशनलिस्टिक जो भी उनके आइडियाज़ रहे, कल्चर के जो पॉइंट्स रहे हैं, वो उनके गाना, भावनाओं, संगीतों इन्हीं में रहे, बाकी वो कंट्री के तौर पे नहीं एग्जिस्ट कर पाए। तो वहाँ पे फिर एक व्यक्ति जिनका नाम है कैरल करपिंस्की, फॉर एग्जांपल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ऑपराज एंड। तो ऑपराज जो है बेसिकली एक फॉर्म है, कैसे, सिंगिंग प्लस एक्टिंग और प्लस परफॉर्मेंस कह सकते हैं। ओपेरा जो है एक फॉर्म होता है गाने के साथ, इसमें जो है एक बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी बजता रहेगा या एक कोई लेडी रहेगी वो गाना भी गाती रहेगी और साथ में कई लोग जो हैं एक्टिंग भी करते रहेंगे। और म्यूज़िक है टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलोनाइज एंड मैजुरका इनटू नेशनल सिंबल्स। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे कि मैजुरका है और पोलोनीज है, तो इनको सबको क्या किया, कल्चर में इन्होंने इन्वॉल्व किया। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। देखिए भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है राष्ट्रवादी जो सेंटिमेंट होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, उनको बढ़ाने में या बड़ा करने में। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, जब रशिया ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल। पोलिश लैंग्वेज जो थी पोलैंड में ही उनके स्कूलों से गायब हो गई। रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। वहाँ पर क्या हुआ कि जो रशियन लैंग्वेज है, जैसे कि आप इंडियन पर्सपेक्टिव में देखिए, अंग्रेज़ भारत आए तो इंडिया की जो मूल लैंग्वेज थी, जो भी वर्नाकुलर जो लैंग्वेजेस थी, वो धीमे धीमे गायब हो गई। हिंदी पे कोई काम ही नहीं हुआ, काम किस पे हुआ, इंग्लिश पे हुआ। ठीक है, तो क्या होता है जब कोई एक बाहर की कोई शक्ति जब आके वो कब्जा कर लेती है आपके यहाँ, तो आपकी जो बेसिक जो आपका जो शक्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, और आपकी लैंग्वेज भी उनके तहत दब जाती है। 1831 में एक आर्म्ड रिबेलियन होता है रशियन रूल के खिलाफ, कहाँ पे, पोलैंड में। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगैन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। और यहाँ पे जो क्लर्जी थे, यानी कि जो फादर वगैरह होते हैं ना, फादर आप समझ रहे होंगे, जो चर्च में जो फादर होते हैं, उन्हीं के जो हेड होते हैं उनको क्लर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लर्जी कहा जाता है। तो police was used for church gathering all religious instruction. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail and sent to Siberia by the Russian authorities as a punishment for their refusal to preach in Russian. The use of Polish came to seen as a symbol of struggle against Russian dominance. तो अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे कि रशिया जो कि अपनी रशियन लैंग्वेज को पोलैंड के अंदर, पोलैंड एक देश है, उस पर जो है डोमिनेट कर रहा था। तो वहाँ के जितने भी क्लर्जी थे चर्च के अंदर, उन्होंने क्या कहा कि हम अपने लैंग्वेज को ही प्रमोट करेंगे, और उन्होंने एक आर्म रिबेलियन तक की स्थिति ला दी। आर्म रिबेलियन का मतलब है कि हथियार बंद जो है विद्रोहियों का एक जत्था जो है रशियंस के खिलाफ खड़ा हो गया। तो बाद में रूस के जो शासक थे उन्होंने क्या किया, इन पादरी या फादर लोगों को पकड़ के, क्लर्जी को पकड़ के साइबेरिया भेज दिया सज़ा के तौर पे, क्योंकि वो क्या करते थे कि उन्होंने जो प्रीच है वो रशियन लैंग्वेज में नहीं किया। ओके, रशियन लैंग्वेज में नहीं किया, इस वजह से ऐसा हुआ। तो अब यहाँ देखिए आप, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो यहाँ पे हंगर है, भूख है, हार्डशिप है मतलब कि संघर्षमय ज़िंदगी है, पॉपुलर रिवोल्ट है और प्रसिद्ध विद्रोह भी है। तो 1830 में ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 में क्या होता है, यूरोप में जो है आर्थिक परिस्थितियाँ जो होती हैं बहुत टफ हो जाती हैं। द फर्स्ट हाफ इन 19th सेंचुरी वॉज सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। और शुरुआती जो दशक था उसमें क्या हुआ कि यूरोप की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वेयर नो मोर सीकर्स ऑफ जॉब दैन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे रोज़गार से ज़्यादा क्या हो गया, मसले हो गए, उसको खोजने वाले हो गए। ये कह सकते हैं कि बेरोजगारों की संख्या रोज़गार से ज़्यादा हो गई और रोज़गारी लोगों को मिल नहीं रही। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेटेड सिटीज़। अब यहाँ पे समस्या क्या हो रही थी कि जो लोग जो लोग कहाँ रह रहे थे, गांव में रह रहे थे, अब वो ओवर क्राउडेड होके वो चले गए शहर में और वहाँ पे ओवर क्राउड हो गए, यानी कि वहाँ पे स्लम्स जो बस्ती वगैरह होती उनकी संख्या बहुत बढ़ गई। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वेयर ऑफ्टन फेस विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स
from England, where industrialization was more advanced than on the continent. This was especially shown in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partly mechanized. देखो इसमें ये दरअसल ये जो यहाँ पे बताने की जो कोशिश की जा रही है कि पहले लोग गांव में रह रहे थे, फिर उनकी कुछ ज़रूरतें बढ़ी तो वो क्या हुआ कि वो शहर की तरफ आ गए। अब शहर की तरफ आ गए तो हैं तो वो गरीब, तो वो घर तो खरीद नहीं पाएंगे, तो उन्होंने झुग्गी झोपड़ी बनानी शुरू की। और जब झुग्गी झोपड़ी बनानी शुरू की तो वहाँ पे क्या हुआ, ओवर क्राउडेड हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, मलिन मस्ती जो बेसिकली होती हैं उनका रहन सहन और वो इतने ज़्यादा क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, तो वहाँ पे बीमारियाँ और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होती, परिस्थितियाँ और ख़राब हो जाती हैं। तो द ईयर 1848 1848 में ही एक ऐसा ही स्थिति थी। फूड शॉर्टेजेस एंड विडस्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉड द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। और 1848 में इसी तरीके से बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी की परिस्थिति इतनी ज़्यादा हो गई कि पेरिस के सारे लोग जो हैं बाहर आ गए। बाहर कहाँ आ गए, बैरिकेड्स तोड़ के वो लोग आ गए, बैरिकेड्स तोड़ के वो कहाँ आ गए, रोड पे आ गए। किसके खिलाफ में, लुइस फिलिपे के खिलाफ में। ओके, अब देखिए ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, पीजेंट अपराइजिंग है। पीजेंट अपराइजिंग का मतलब क्या होता है, किसानों का विद्रोह। ये देख रहे हैं, ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, तो ये 1840 का ही पिक्चर जो है ये पोर्ट्रे किया गया है। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक, और फिर से जो नेशनल असेंबली है वो उसने क्या किया, प्रोक्लेम किया रिपब्लिक को। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल अबव 28, और 21 से ऊपर वाले को वहाँ पे क्या किया, वोट करने का अधिकार दिया। ओके, वोट करने का अधिकार दिया। गारंटीड द राइट टू वर्क, और उन्हें काम करने का भी अधिकार दिया गया, या उन्हें एक आश्वासन दिया गया कि आपको काम दिया जाएगा। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेयर सेटअप, और राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी व्यवस्था की गई कि जो बेरोज़गार हैं उनको काम भी प्रोवाइड किया जा सके। अर्लियर इन 1845 1845 की शुरुआत में वीवर्स इन सिलेशिया हैड लेड रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल्स एंड गेव देम ऑर्डर्स टू फॉर फिनिश टेक्सटाइल बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट। तो सिलेशिया एक जगह है जहाँ पर वीवर्स हैं। वीवर्स का मतलब क्या होता है, वीवर्स का मतलब होता है जुलाहे। ओके, जुलाहे ने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स जो ठेकेदार थे उनके खिलाफ क्या कर दिया इन्होंने, उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट कर दिया। ओके, उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। द जर्नलिस्ट विल्हेम वोल्फे डिस्क्राइब द इवेंट्स इन सिलेशियन विलेज एज फॉलोज। ठीक है, और इसके बारे में किसने लिखा था, विल्हेम वुल्फे ने जो है डिस्क्राइब किया था सिलेशियन विलेज के बारे में, कि इन दिस विलेज 18,000 इन्हेबिटेंट्स, यानी कि 18,000 लोग यहाँ पर रह रहे थे। कॉटन वीविंग इज़ द मोस्ट वेडस्प्रेड ऑक्यूपेशन, यहाँ पे जो प्रमुख कार्य था वो क्या था उनका, कॉटन वीविंग था। ओके, द माइजरी ऑफ द वर्कर इज़ एक्सट्रीम, और जो माइजरी थी वो क्या थी, बहुत ही एक्सट्रीम थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब हैज़ बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। देखो क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई का सिस्टम ये होता है कि जब जहाँ पे लोग ज़्यादा गरीब होते हैं तो उनकी मर्ज़ी नहीं चल पाती है। अगर सामने वाला उनको कोई एक मेहनत का काम जिसकी कीमत 200 रुपये है, अगर वो उससे ये बोले कि देखो ऐसा है, तुमको 200 रुपये तो नहीं देंगे, हम 50 रुपये दे देंगे, काम करना है तो करो, नहीं तुम्हारी जगह पे कोई और करेगा, तो वो झक मार के ये बेगारी जैसा काम उसके लिए करेगा। ठीक है, और यही बेगारी क्या होती है, रोष पैदा करती है लोगों के अंदर। और बाद में इन्हीं सिलेशियन लोगों ने इन कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ क्या किया, उन्होंने इनके खिलाफ ही रिवॉल्ट कर दिया, क्रांति कर दी। ऑन जून टू वो 4 जून 4 जून को 2 बजे लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स इमर्ज फ्रॉम देयर होम्स एंड मार्च इन पेयर्स टू द मैंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग देयर हायर वेजेस। और फिर उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है, कीमतों का बढ़ावा कीजिए, कीमतों की जो कीमत जो है उसको बढ़ाइए, तभी हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सारे जो जुलहे थे वो इकट्ठे हो गए। दे वेयर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली। बाद में उनके साथ क्या हुआ, उन कॉन्ट्रैक्ट्स ने बहुत बुरा व्यवहार किया और उनके साथ जो है अनुचित अनुचित तरीके से भी बिहेव किया। फॉलोइंग दिस ए ग्रुप ऑफ देम फोर्स
their way into the house, smashed its elegant window panes, furniture, proclaimed another group broke into the storehouse and plundered its supplies of clothes, which they tore to shreds. The contractor fled with his family to neighboring village, which however refused to shelter such a person. He returned 24 hours later, having re-questioned the army. In the exchange that followed, 11 weavers were shot. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरी जो स्टोरी है इसका मतलब ये है कि जो लोग थे उन्होंने डिमांड की कि देखिए कॉन्ट्रैक्टर साहब, आप जो हैं हमारी बातों को मान लीजिए, कीमत आप बढ़ा दीजिए। तो उसने कहा मैं नहीं बढ़ाऊंगा। तो सारे लोग गुस्सा हो गए, वो उसके घर में घुस गए, सब सामान वामान सब तोड़ दिए। तो उस बंदे ने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्टर ने जो है पड़ोस के गांव में भाग गया, वहाँ पे उसको कोई रहने के लिए जगह ही नहीं दिया। तो वो वापस आया, उसने आर्मी से बात की, ठीक है, आर्मी जो वहाँ की आर्मी थी उनसे बात की कि देखो ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो आर्मी जो है तैश में आके उसने वहाँ पे गोली चला दी और इसमें 11 लोगों की डेथ हो गई। ओके, 11 लोगों की डेथ हो गई। फिर हमारा जो तीसरा पॉइंट आएगा 1848, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, उदारवादियों की क्रांति। ओके, ये क्या है, उदारवादियों की क्रांति। उदारवादियों की क्रांति, तो ये चीज़ अब हम समझेंगे। पैरेलल टू द रिवॉल्ट्स ऑफ द पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कड इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848, 1848 में जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें जो है कई सारे काम भी हुए। ए रेवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडरवे, और एक जो क्रांति होने वाली थी, ओके, एजुकेटेड मिडिल क्लास की, वो भी क्या है एकदम तैयार थी। इवेंट्स ऑफ फेब्रुवरी 1848, और फिर 1848 में जो कुछ घटनाएं हुई, फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिकेशंस ऑफ मोनार्क एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। और यहाँ पे फिर क्या आदमियों ने विचार बनाया कि अब मोनार्क जो है, मोनार्क का मतलब क्या होता है, राजशाही जो तंत्र है इसको हटाएंगे और यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, यहाँ पे रिपब्लिक बेस्ड यूनिवर्सल मेल सफरेज, यानी 18+ उम्र के जो व्यक्ति होंगे उनके द्वारा चुनी गई सरकार को जो है बटाया जाएगा। ओके, इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट, सच एज जर्मनी, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unifications. यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए, they took advantage of their growing popular unrest to push, और उन्होंने क्या देखा कि लोगों के बीच क्या है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है, गुस्सा है, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और बाद में उन्होंने एक पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे बेस एक कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात लोगों के सामने रखी और बोला कि यही हमारा फाइनल एजेंडा है। ओके, इन द जर्मन in the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt. तो जर्मनी में एक बहुत फेमस जगह है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट। वहाँ पे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो उसमें जैसे कि प्रोफेशनल्स हैं, जो भी व्यावसायिक लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, प्रॉस्परस आर्टिशंस हैं, जो थोड़ा सा बेहतर स्थिति में जो आर्टिशंस हैं, शिल्पकार वगैरह हैं, वो लोग इकट्ठा होते हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जर्मन नेशनल असेंबली को क्या करेंगे, वोट करेंगे। ऑन 18 मई 1848 और 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च्ड इन अ फेस्टिव प्रोसीजन टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो सेंट पॉल में जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है उस पर कब्जा करने के लिए 831 वो लोग जिनको किन्होंने चुना था, जर्मनी के इन मिडिल क्लास लोगों ने चुना था। उन्होंने क्या किया फिर बाद में वहाँ पे उन्होंने क्या कराया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करवाया और बाकी बेहतर चीज़ें भी वहाँ पे हुई। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वॉज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। तो देखो पॉलिटिकल राइट्स सबके लिए तो थे, लेकिन औरतों को लेके अभी भी दुखशुक था। दुखशुक का मतलब ये है कि अभी भी ये विवादास्पद मुद्दा था, अभी भी क्लैरिटी नहीं थी कि इन्हें देना है या नहीं देना है। Women had formed their own political association, founded newspaper and taken part in political meetings and demonstration. Despite this, they were denied. अब जो
औरतें थीं, उन्होंने खुद के एसोसिएशंस भी बनाए, अपने संगठन भी बनाए, उन्होंने क्रांति भी की, लेकिन उनको वो राइट्स अभी भी नहीं मिल पाए। तो यहाँ पे एक नया शब्द मैं आपको बताना चाहूँगा, फेमिनिस्ट। ओके, फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी। नारीवादी का मतलब है अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीव द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर्स। लिंग आधार पे, लैंगिक आधार पे जो महिलाओं के साथ जो दो तरफा रवैया होता है या डबल स्टैंडर्ड जो अपनाए जाते हैं सोशल सामाजिक मामलों में, इकोनॉमिक आर्थिक मामलों में, पॉलिटिकल राजनीतिक मामलों में, उसी उन्हीं सारी चीज़ों की मांग करने के लिए जो एक मूवमेंट चला उसको क्या बोला जाता है? फेमिनिस्ट मूवमेंट या नारीवादी मूवमेंट कहा जाता है। अब ये देखिए, आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये क्या है? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, जो कि कहाँ पे है? सेंट पॉल में। यहाँ पर जो है सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से हुई है। तो आगे हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि सफ़रेज राइट्स बेसिकली क्या होते हैं? वोटिंग राइट्स को ही सफ़रेज राइट्स कहा जाता है। ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ असेंबली व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, वोमेन वेयर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर गैलरी। और जो सेंट चर्च पॉल में जब पहली बार पार्लियामेंट सेटअप किया गया तो औरतों को गैलरी में खड़े होकर सिर्फ देखने की इजाज़त थी, ना कि उन्हें आम जनमानस के साथ बैठने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं जो विमेन राइट्स है वो वहाँ पे नहीं है। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वेयर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848। उसके बाद भी 1848 में क्या हुआ? सप्रेस कर दिया लिबरल मूवमेंट को। किसने? कंजर्वेटिव ने। दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। उन्होंने क्या किया कि जो पुराना जो तरीका था उसको उन्होंने रिस्टोर नहीं किया। मोनार्क्स वेयर बिगनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रेवोल्यूशंस एंड रिप्रेशंस कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशंस टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी। लेकिन एक चीज़ तो उन्हें समझ में आ गई थी कि आने वाले टाइम में अगर उन्हें एग्जिस्ट करना है तो उन्हें लिबरल्स या नेशनलिस्ट लोगों को जो है सत्ता उन्हें सौंपनी पड़ेगी, अदरवाइज ये क्रांतियाँ बार बार होती रहेंगी। हेंस इन द ईयर ऑफ 1840 और 1848 में the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that already had been taken in place in Western Europe in 1815। और 1815 में जो पश्चिम यूरोप में जो सुधार पहले हो चुके थे अब उनको पूर्वी यूरोप में किया जा रहा था। Thus serfdom and bonded labor were abolished in both in the Habsburg Dominion and रशिया। और फाइनली रशिया और हैब्सबर्ग डोमिनियन में क्या किया गया? जो बॉन्डेड लेबर है, जो बंधुआ मजदूर वाला काम है, और सर्फडम, इनको क्या कर दिया गया? एबॉलिश कर दिया गया। एबॉलिश का मतलब होता है ख़त्म कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarians in 1867। और हैब्सबर्ग रूलर ने बाद में ज़्यादा जो ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब होता है खुद से काम करने की छूट। 1867 में उन्होंने कर दिया। ओके, 1867 में इन्होंने किया। और हंगेरियंस इन 1867 इनको ज़्यादा छूट मिल गई। यहाँ पे मैं एक लास्ट वर्ड के साथ जो है इस चैप्टर को एंड करूँगा। वैसे बेसिकली ये पार्ट है, चैप्टर नहीं है, क्योंकि चैप्टर जो 1 है उसके अंदर पार्ट 6 हैं। तो यहाँ पे क्या है? आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा, सिस्टम ऑफ आइडियाज़ रिफ्लेक्टिंग ए पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विज़न। इसका मतलब ये है कि विचारधारा से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसे नियमों के समूह से है जिसमें आप सामाजिक और राजनीतिक जो पर्सपेक्टिव होता है कि समाज को किस तरीके से चलाना है वो आइडियोलॉजी पे ही डिपेंड करता है। ओके, तो आइडियोलॉजी यही है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।